जैव विविधता देख रहे थे अपन। जैव विविधता में हमने हॉटस्पॉट और हॉटस्पॉट की बात कर ली थी। मुख्य रूप से 3 स्तर देखे थे, आनुवांशिक जैव विविधता, फिर प्रजातीय जैव विविधता और पारिस्थितिकी जैव विविधता की बात की थी। ठीक है, आज अपन बात करने वाले हैं सबसे पहले किसकी, रेड डाटा बुक की। ठीक है, IUCN द्वारा जो जारी की जाती है रेड डाटा बुक, जिसमें मुख्य रूप से जो जैव विविधता है, किस जगह पर जैव विविधता पाई जा रही है, ठीक है, और जहां पर जैव विविधता में कमी आई है, मतलब किस प्रजाति में कमी आई है, उस आधार पर क्या निकाली जाती है, एक रेड डाटा बुक निकाली जाती है। ठीक है, जो रेड डाटा बुक होती है उसका उद्देश्य क्या होता है, कुछ जो अलग अलग प्रजाति हैं उनको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। उसका आधार मुख्य रूप से क्या है, तो उनकी संख्या कितनी बची हुई है, या उनके विलुप्त होने की संभावनाएं हैं, या फिर विलुप्त हो चुकी है, उस आधार पर उन्हें अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। और उसके लिए क्या बनाई गई है यहाँ पर, रेड डाटा बुक। मुख्य रूप से अगर अपन रेड डाटा बुक की बात करें, ठीक, रेड डाटा बुक की बात करें तो यहाँ पर ये IUCN द्वारा मुख्य रूप से, देखो IUCN द्वारा इसे लाया जाता है। IUCN जो है वो 1948 में आया था। ठीक है, IUCN 1948 में आया था। ठीक है, मुख्य रूप से जो इसमें डाटा होता है वो कितने साल का होता है, 50 वर्षों का होता है। रेड डाटा बुक लिस्ट की बात कर रहे हैं, जिसमें रेड लिस्ट के रूप में इसे जाना जाता है। 1964 में इसके बारे में पहली बार चर्चा हुई थी और 1969 में पहली बार क्या बनी थी, ये रेड डाटा बुक बनी थी। रेड डाटा बुक जो है, और उसके बाद अपन देखते हैं 1979 से आगे बनना चालू हो गई। उद्देश्य क्या है, जो अलग अलग प्रजातियां हैं, ठीक है, वो अगर विलुप्त हो गई हैं या बची हुई हैं या उनके विलुप्त होने की संभावनाएं हैं, उस आधार पर उन्हें उस बुक में अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। हर साल इसे अपडेट भी किया जाता है। ठीक है, ऐसी कोई प्रजाति जो विलुप्त होने की संभावनाओं में आ गई है तो ऐसे उन्हें अलग कैटेगरी में रखा जाता है। जो पहली कैटेगरी देखी जाती है वो कौन सी कैटेगरी है, विलुप्त प्रजाति की है। ठीक है, एक्सटिंक्ट स्पीसीज कहलाती है। ठीक है, मुख्य रूप से क्या, जिसके पिछले 50 वर्षों में कोई भी जीव जो है वो चिड़ियाघर में भी सुरक्षित ना हो। ठीक है, मुख्य रूप से अपन ने देखा था कल, जो संरक्षण की बात की जाती है, यहाँ पर 2 टर्म आते हैं। एक टर्म हमारा आता है कि या तो वनों में है या तो वह वनों में है, मुख्य रूप से वनों में उपस्थित हो, और अगर वो वनों में उनको क्या हो रहा है, उनके विलुप्त होने की संभावनाएं बढ़ जाती, तो ऐसे में क्या किया जाता है, उन्हें संरक्षित करने के लिए कहां पर लाया जाता है, ठीक, मुख्य रूप से चिड़ियाघरों में लाया जाता है, ताकि अलग से, मतलब वही अपन इसे क्या बोलते हैं, एक्स सिटू संरक्षण की हमने बात की थी, एक्स सिटू संरक्षण। ठीक है, तो एक्स सिटू संरक्षण मेनली क्या है यहाँ पर, चालू, ठीक है, एक्स सिटू संरक्षण की अगर मेनली यहाँ पर बात करें, ठीक है, तो एक्स सिटू संरक्षण में क्या किया जाता है, यहाँ पर चिड़ियाघरों वगैरह में रखा जाता है, हमने इसकी बात कर ली थी। ठीक है, चिड़ियाघरों में रखा जाता है। तो ऐसी प्रजाति जो चिड़ियाघर में भी क्या नहीं हो, अब बची ना हो या जीवित ना हो पिछले 50 वर्षों में, ठीक है, तो उसे किस में रखा जाता है, मुख्य रूप से विलुप्त प्रजाति, मतलब वो जो है वो तो अब विलुप्त हो चुकी है, वनों में तो बची ही नहीं है, जो चिड़ियाघर में संरक्षण भी दिया था वो भी समाप्त हो गए। ठीक है, तो उन्हें क्या बोला जाता है, विलुप्त प्रजाति। इसी का अगर दूसरा पार्ट देखिए तो हमें मुख्य रूप से क्या दिखाई देता है कि वन्य जीव से विलुप्त। ठीक है, जो दूसरा पार्ट है वो यहाँ पर क्या दिखाई देता है, वन्य जीवन से विलुप्त, मतलब यहाँ पर क्या है कि जो वन है, जो जंगल है, उनमें भी अब ये नहीं मिलते। ठीक है, कुछ जीव जो है वो चिड़ियाघर में है। ठीक, 2 प्रकार से विलुप्त देखें, यहाँ पर जो पहला पॉइंट है वो तो यही आएगा, एक्सटिंक्ट फ्रॉम वाइल्ड लाइफ, मतलब वनों से विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन कुछ जो है वो चिड़ियाघर में बचे हुए। चिड़ियाघर में रखने का कारण भी क्या है, मुख्य रूप से क्योंकि वो अपना जो जीवन निर्वाह है वो शायद वनों में सही तरीके से ना कर पाए। ऐसे में उन्हें संरक्षण कहां पर दिया जाता है, जिनकी विलुप्त होने की संभावनाएं बढ़ जाती, तो उन्हें कहां रखा जाता है, चिड़ियाघरों में। और अगर वो चिड़ियाघरों से भी विलुप्त हो चुके हैं तो उसको क्या बोलेंगे अपन, विलुप्त प्रजाति ही बोलेंगे, एक्सटिंक्ट ही बोलेंगे। और अगर जो दूसरा आता है वो क्या आता है, एक्सटिंक्ट फ्रॉम वाइल्ड लाइफ, मतलब वनों में अब ये नहीं मिलते, लेकिन कुछ जीव जो है वो चिड़ियाघर में पाए जाते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से ये 2 बातें जो है वो विलुप्त की कैटेगरी में आती है, कि एक वनों से विलुप्त हो गए और दूसरे चिड़ियाघरों से भी विलुप्त हो गए या जीवित बचे ही नहीं। जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसे सबसे मुख्य हमें देखना है, वो आपका क्या, अत्यधिक संकटग्रस्त प्रजाति। अत्यधिक संकटग्रस्त प्रजाति को इसलिए देखा जाता है मुख्य रूप से क्या, क्योंकि जो विलुप्त हो चुके हैं अब उनके लिए किया जाना कुछ संभव नहीं होगा कई बार, लेकिन जो विलुप्त होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं उन पर हमें ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऐसी कैटेगरी को क्या बोला जाता है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज या अत्यधिक संकटग्रस्त प्रजाति। मुख्य रूप से रेड डाटा बुक में
ठीक है, यहाँ पर ये जो सवाल बन सकता है वही जो बुक बनती है रेड डाटा बुक में, ये जो आपके क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज होते हैं जिसे कई बार CES भी बोला जाता है, उसे किसमें छापा जाता है? तो रेड डाटा बुक में गुलाबी पन्नों में इसे छापा जाता है। ठीक है, मतलब इसके लिए स्पेसिफिक क्या है, अलग से बनाई गई है, मतलब उसका पेज जो होता है जहां पर क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज को रखा जाता है, उनके जो पेजेस होते हैं वो कैसे होते हैं? गुलाबी होते हैं, और इन्हें स्पेसिफिक दिखाया जाता है। क्यों दिखाया जाता है? तो उसका कारण क्या है कि इनके विलुप्त होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ठीक है, तो अत्यधिक संकटग्रस्त हो जाती है। अब इनकी कैटेगरी क्या है? तो ये वाला जो पार्ट है हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम ये जो देख रहे हैं पर्टिकुलर जो कैटेगरीज है, उन कैटेगरीज में बात करें तो सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हमारा क्या है? अत्यधिक संकटग्रस्त प्रजाति। ठीक है, अब इसके आधार क्या है? तो आधार में जो पहला आधार देखते हैं वो क्या देखते हैं कि पिछले 10 वर्षों में क्या हुआ हो, प्रजाति के 90% जो जीव है अगर वो समाप्त हो गए। ठीक है, तीन आधार बनाए गए, या तो ये कंडीशन या तो ये कंडीशन। तो पहली कंडीशन क्या है कि अगर उन्हें मापा गया कि एक प्रजाति और उसके पिछले 10 वर्षों में लगभग 90% जो है वो जीव समाप्त हो गए हो, तो ऐसे में किसमें आ जाएगा? क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज में आ जाएगा। ठीक है, दूसरी क्या है कि उसके वयस्क जीवों की जो संख्या है वो कितनी बची हो, क्योंकि देखो वयस्क का मतलब ये है मुख्य रूप से कि ये क्या करेंगे? आगे चलकर नई जनरेशन को उत्पन्न करेंगे। ठीक है, तो अगर वयस्कों की संख्या कम हो गई तो ऐसे में विलुप्त होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो अधिकतम कितनी बची हो? जब वो 50 बची हो तो हम उसको किसमें रखेंगे? क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज में। और तीसरा कि उसके विलुप्त होने की अत्यधिक खतरा, जैसे संविधान में पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति की सोच के आधार पर कि अगर ये कंडीशन भी नहीं मिली तो राष्ट्रपति लास्ट में तय करेगा। तो यहां पर भी वही कंडीशन आ जाती है कई बार। ठीक है, कि यहां पर अगर इन दोनों कंडीशन में भी नहीं हो रहा है, तो अगर हमें ये लगता है कि ठीक है 50 के ऊपर भी है और अभी 90% आबादी भी खत्म नहीं हुई है, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा खतरा इनके समाप्त होने का, तो ऐसे में क्या किया जा सकता है? उन्हें अत्यधिक संकटग्रस्त प्रजाति की कैटेगरी में डाला जा सकता है। ये वाला जो पार्ट है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी रेड डाटा बुक लिस्ट में। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर सबसे ज्यादा पढ़ा भी जाता है तो यही पढ़ा जाता है, और इसके आधार पर भी जो है वो सवाल अभी तक बने नहीं है, लेकिन यहाँ पर बन सकते हैं। ठीक है, यूपीएससी में चीजें पूछी जाती है कई बार। ठीक, अभी फिलहाल अगर अपन स्टेट पीसीएस में बात करें तो वहां पर जो सवाल है वो थोड़े से कम आते हैं, लेकिन जो कैटेगरीज है वहां से सवाल अपने बन सकते हैं। तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है, उसमें जो अपना पहला क्वेश्चन बन सकता है वो क्या बन सकता है कि जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज है वो कहां पर होती है मुख्य रूप से, मतलब किन पन्नों में छापी जाती है? गुलाबी पन्नों में। रेड डाटा बुक में गुलाबी पन्नों में इन्हें छापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर कैटेगरी की बात करें मेनली, तो फिर अगली कैटेगरी वही कि उसके बाद जो अत्यधिक नहीं है तो फिर उससे भी कम होंगे थोड़े बहुत। ठीक है, तो मुख्य रूप से अपन ये देखते हैं क्या? संकटग्रस्त प्रजाति है जिन्हें एंडेंजर्ड स्पीसीज बोला जाता है। ठीक है, 10 वर्षों में कितनी? 70% से अधिक जीव जो हो गए वो समाप्त हो जाए। इसका एक एग्जांपल अपन देखते हैं, जैसे हमारे यहाँ क्या हुआ, एक सिंग वाला जो गेंडा है, ठीक है, उनकी प्रजाति को किस में रखा गया? यहाँ पर मुख्य रूप से ठीक संकटग्रस्त प्रजाति में। क्या देखा गया कि 2009 में इनके 40,000 क्या थे? मुख्य रूप से जीव थे, इस प्रजाति के 40,000 जीव थे। ठीक है, गेंडे थे, लेकिन अगले 10 सालों में क्या हुआ? ये कितने में आ गए? 12,000 में आ गए। तो मतलब अगर अगले 10 सालों में हम देखें तो आधे से भी पूरा नीचे नीचे गिर गए, मतलब लगभग 70% क्या हो गए? यहाँ पर जो जीव है उनकी संख्याओं में कमी आ गई। तो ऐसे में क्या होगा? मुख्य रूप से इन्हें किसमें रखा जाएगा? संकटग्रस्त प्रजाति में। अगर 90% खत्म हो जाते तो हम उसे सीधा किसमें रख देते? क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज में रख देते। ठीक है, उसके अलावा वही वहां पर अपन ने कंडीशन क्या देखी थी? 50। ठीक है, 50 अधिकतम नहीं बचे हो, लेकिन यहां पर क्या होगा? अधिकतम अगर 250 हो तो पहले वो इसमें आएंगे, अब उससे ज्यादा भी गिर रहे हैं तो फिर अगली कैटेगरी में चले जाएंगे। ठीक है, और उसके विलुप्त होने का अधिक खतरा हो, हाई रिस्क हो। ठीक है, ये 3 कंडीशन किसमें लगती है? एंडेंजर्ड स्पीसीज में लगती है। उसके अलावा देखिए तो अगले आते हैं क्या? सुभेद। सुभेद का मतलब जिन्हें आसानी से खत्म किया जा सके। ठीक है, जो आसानी से क्या हो सके? यहाँ पर खत्म हो सके। ठीक है, तो उन्हें किसमें रखा जाता है? सुभेद। वल्नरेबल मतलब सिंपल सी बात है, सेंसिटिव है। ठीक है, मतलब कोई भी चेंजेस आते हैं तो अचानक से उनके जो जीवों की संख्या है वो घट जाती है। 70% नहीं घटी है, 90% नहीं घटी है, लेकिन घट तो रही। ठीक है, तो उन्हें किसमें रखा जाता है मुख्य रूप से? तो इसके लिए भी 3 शर्तें होती हैं। 10 वर्षों में 50%। ठीक है, और वैश्य की आबादी अधिकतम कितनी बची हो? यहाँ पर 10,000 और खतरा हो। ठीक है, तो उन्हें किसमें रखा जाता है? यहाँ पर सुभेद कैटेगरी में। 50% मतलब आधे हो गए हो 10 वर्षों में, 70% हो जाएंगे तो एंडेंजर्ड स्पीसीज में रखेंगे, और अगर 90% से ज्यादा खत्म हो गए तो उसे क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज अत्यधिक संकटग्रस्त प्रजाति में रखा जाएगा। उसके अलावा वही अगली जो कैटेगरीज आती है वो थोड़ी सी नॉर्मल है कि वही इसके अलावा अगर बचे तो किसमें? ठीक है, तो कुछ है ऐसे कि नियर थ्रेटन। नियर थ्रेटन मतलब खतरे के नजदीक है, मतलब उनकी आबादी जो है वो तेजी से खत्म हो रही है। 50% नहीं पहुंचे हैं, लेकिन फिर भी जो उनकी आबादी है वो तेजी से खत्म हो रही है, मतलब हमको 1 या 2 सालों में इतना परिवर्तन दिखाई दिया हो। अभी हमने देखा 10-10 वर्षों का।
ठीक है। तो 10-10 वर्षों में तो देख रहे हैं बात, लेकिन अगर 1 या 2 साल या 3 साल में ऐसा कुछ हुआ कि लाइक अचानक से बहुत ज्यादा तेजी से किसी की जो प्रजाति है वो घट गई, तो उसमें क्या, अगर ये उपरोक्त किसी भी कैटेगरी में नहीं आते तो किस में आ जाएंगे, खतरे के नजदीक कैटेगरी में आ जाएंगे, नियर थ्रेटन में आ जाएंगे। उसके अलावा अगर देखें जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, हमारा जिन पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, मतलब ऐसी प्रजाति जो ज्यादा इंपॉर्टेंट कभी या नहीं देखी जाती, या उनका जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें किसी प्रकार का ज्यादा अत्यधिक रोल नहीं होता, तो ऐसी प्रजाति जिनकी वर्तमान में जो आबादी है वो सामान्य है या पर्याप्त है या ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आसपास आप जो पालतू जीव देखते हो, क्या ये सब आएंगे उसमें? नहीं आएंगे, ठीक है। मेनली हम जिन्हें जानते हैं या जिन्हें देख रहे हैं, ठीक है, और उनको बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया जाता। जैसे फॉर एग्जांपल आप हिरण देखोगे, चीतल देखोगे, तो इन्हें तो अलग से क्या किया जाता है, ठीक है। जैसे हम चीता पर ध्यान दे रहे हैं, चीता पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन चीतल पर ध्यान नहीं दे रहे। चीतल पर इसलिए क्योंकि उनकी संख्या सामान्य है, पर्याप्त है। उसी चीतल को हम चीते के लिए छोड़ देते हैं जंगल में ताकि उसको भोजन मिल सके, ठीक है। तो ऐसे क्या हो जाएंगे, जो लीस्ट कंसर्न है, जिन्हें बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता। उसके अलावा एक और कैटेगरी में ली आ जाती है, ठीक है, कि यहां पर जो है जिनके बारे में हमें जानकारी है ही नहीं, ठीक है। कुछ ऐसे जिनके बारे में हमें जानकारी रहती नहीं, उसे किस में रखा जाता है, डाटा इनसफिशिएंट में रखा जाता है, ठीक है, जिसके बारे में अभी तक मानव को पूर्ण जानकारी नहीं है कि वो है, उनका आवास क्या है, ठीक है, उनकी संख्या कितनी उसके बारे में। और लास्ट बचता है रेयर, ठीक है, कि वो जो प्रजाति हो कुछ ही स्थानों पर पाई जा रही है, लाइक जैसे कुछ स्थानों पर, लाइक पोलर बियर, विश्व की बात करें तो पोलर बियर, फिर पेंगुइन, ठीक है। तो ये एक ऐसी प्रजाति की लेकिन उनका जो है स्पेसिफिक स्थान है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, मुख्य रूप से स्पेसिफिक स्थान है तो उनको किस में रखा जाता है, रेयर में, और फिर वहां पर उनकी गणना की जाती है किस प्रकार उनमें अंतर, क्योंकि अन्य जगहों पर ये जो है वो पाई ही नहीं जा रही, ठीक है। तो हमने जो प्रजातियां देखी है, मुख्य रूप से जो एमपीपीएससी स्टेट पीसीएस में सवाल आएंगे वो पहला आएगा कि इनमें से जो कौन सी कैटेगरी है जो क्या नहीं दिखाई देती, मतलब मुख्य रूप से जो पहला क्वेश्चन आएगा कि आपको कैटेगरी पता होनी चाहिए, ठीक है, कौन कौन सी कैटेगरी जो है वो रेड डाटा बुक में आती है। तो रेड डाटा बुक में एक पहली जो कैटेगरी वो कौन सी है, विलुप्त प्रजाति की। जो दूसरी कैटेगरी देखें वो कौन सी है आपकी, ठीक है, मुख्य रूप से यहाँ पर जो नेक्स्ट कैटेगरी उसे हम क्या बोलेंगे, वन्य जीवन से विलुप्त प्रजाति, ठीक है। तीसरा क्या हो गया, अत्यधिक संकटग्रस्त प्रजाति। फिर अपन देखें तो संकटग्रस्त प्रजाति के बाद सुभेद के बाद नियर थ्रेटन, खतरे के नजदीक, उसके अलावा लीस्ट कंसर्न, उसके डाटा इनसफिशिएंट और रेयर। मेनली जो सवाल है वो आपके कहां से बन जाएंगे, इन्हीं चार, शुरुआत में जो हमने 4 देखे हैं, ठीक है, उसमें भी अगर 4 भी देखे तो विलुप्त, दूसरा अत्यधिक संकटग्रस्त, फिर संकटग्रस्त, ठीक है, और उसके अलावा सुभेद। ये जो 4 है ये आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां से सवाल बनने की जो संभावनाएं है वो आपकी ज्यादा होंगी, और उसमें भी अगर अपन देखें तो सबसे ज्यादा जो संभावनाएं हैं वो कहां से आएंगी, आपकी अत्यधिक संकटग्रस्त प्रजाति से। तो ये वाला जो पार्ट है वो हमें याद रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। रेड डाटा बुक जो कि कब आई, मुख्य रूप से रेड डाटा बुक को कंटिन्यू कब किया गया, 1969 से ये पहली बार इसको छापा गया। 1979 से इसे नियमित रूप से हर साल या हर 2 साल में क्या किया जाता है, अपडेट किया जाता है। लगभग हर वर्ष क्या किया जाता है, इसे अपडेट किया जाता है। कोई ऐसी प्रजाति जो संकटग्रस्त रही हो लेकिन अब उसकी 90% प्रजाति खत्म हो गई होगी तो क्या होगा, अत्यधिक संकटग्रस्त में आ जाएगी, ठीक है। तो हर साल अपडेट किया जाता है। अब इसे पहली बार 1969 में आई थी। कौन सी संस्था इसे छापती है, अभी हम एक एक किसकी बात करेंगे, संस्थाओं की बात करेंगे, अलग से पूरा देखेंगे जितनी भी हमारी संस्थाएं हैं इनसे जुड़ी हुई। उसमें से एक IUCN है, ठीक है, IUCN है जो क्या करती है, रेड डाटा बुक को छापती। तो पहला जो सवाल है वो यही आ जाएगा। पहला जो सवाल है सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे इजी देखोगे या पर्यावरण से जो आना चाहिए, वो पहला क्वेश्चन आएगा कि रेड डाटा बुक जो है वो किसके द्वारा निकाली जाती है, सबसे पहला सवाल, ठीक है। अगर जैव विविधता में जाएगा और अगर वो रेड डाटा बुक में क्वेश्चन जाएगा तो निश्चित ही है कि लगभग जो क्वेश्चन है वो पहला यही आ जाएगा कि किसके द्वारा छापा जाता है, IUCN द्वारा, यूनेस्को द्वारा, UNEP द्वारा, ठीक है। तो ये अलग अलग जो है आपको नाम दिए जाएंगे। तो पहला सवाल रेड डाटा बुक से यही आएगा। तो किसके द्वारा निकाली जाती है, IUCN के द्वारा निकाली जाती है। ये हमें सबसे पहले याद रखना। जो दूसरी बात याद रखनी थी वो क्या, कि जो हमने कैटेगरीज देखी थी उन कैटेगरीज में हमने जो देखा था कि किनको गुलाबी पन्नों में रखा जाता है, मुख्य रूप से अत्यधिक संकटग्रस्त प्रजाति को रखा जाता है, ठीक है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज को रखा जाता है, ठीक है। इतनी सी बात हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। उसके बाद अपन जो देख रहे हैं वो मुख्य रूप से क्या, कि अलग अलग जो है, ठीक है, भारत में कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। किसके लिए, ये भी कदम है क्या, जैव विविधता के लिए। उसके अलावा हमारे यहाँ भारत में जो प्रजातियां क्या हो रही है, धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं, उनके लिए अलग अलग कदम उठाए गए हैं और उनमें उनके लिए क्या अलग अलग परियोजनाएं चालू की गई। उन परियोजनाओं की अगर मुख्य रूप से अपन बात करें जहां पर हमें देखना है, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है पहला वो आपका क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर है, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर जो कब आया था, 1973 में आया था, 1973
1993 में आया था, ठीक है। उसके अलावा प्रोजेक्ट एलिफेंट है 1992 के आसपास आया था, ठीक है, 92 माना जाता है 1992। फिर प्रोजेक्ट हंगोल है जो कि 1970 में आया था, ठीक है। इसे कृष्ण मृग बोला जाता है, ठीक है, कश्मीरी मृग भी बोला जाता है, ठीक है। मुख्य रूप से कश्मीर क्षेत्रों में पाया जाता है। एकमात्र भी अगर देखें राष्ट्रीय उद्यान जो दाची गाम है, ठीक है, वहां पर मुख्य रूप से तो जम्मू कश्मीर क्षेत्रों में पाया जाता है। तो ये आपके लिए इसके लिए प्रोजेक्ट हंगुल, और जम्मू कश्मीर का क्या है, ये राष्ट्रीय पशु भी, ठीक है। हंगुल तो मुख्य रूप से इसके लिए क्या लाया गया था, इनके संरक्षण के लिए लाया गया था, क्या इनके शिकार के प्रतिबंध के लिए लाया गया प्रोजेक्ट हंगुल, ठीक है। उसके अलावा प्रोजेक्ट डॉल्फिन है, ठीक है, गंगा डॉल्फिन के नाम से। प्रोजेक्ट वल्चर है, ठीक है, गिद्ध परियोजना के नाम से मुख्य रूप से। उसके अलावा प्रोजेक्ट गेंडा है जो अपन बात कर रहे हैं, मुख्य रूप से एक सींग वाला जो गेंडा है, एक सींग वाला गेंडा मुख्यतः जो पाया जाता है वो कहां पर पाया जाता है, असम के काजीरंगा में, ठीक है, असम के काजीरंगा में पाया जाता है। उसके लिए परियोजना लाई गई है, ठीक है, क्योंकि मुख्य रूप से उसके जो सींग है उसका कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा शिकार किया गया, तो सींग को पाने के लिए कई बार शिकार किया गया, तो उसकी वजह से इनकी जो प्रजाति है वो बहुत ज्यादा तेजी से घटी, ठीक है। उसके अलावा हिम तेंदुआ परियोजना है, ठीक है। अभी अपन ने एक और चलाया क्या, मुख्य रूप से चीता प्रोजेक्ट, ठीक है, चीता प्रोजेक्ट जिसके माध्यम से हमने क्या किया है, चीता को लाया है मध्य प्रदेश में, ठीक है। एकमात्र अभी फिलहाल राष्ट्रीय उद्यान या एकमात्र प्रदेश जहां पर क्या पाए जाते हैं, चीता। हम ये देखते हैं 1952 के बाद क्या हो गए थे, विलुप्त हो गए थे, ठीक है, भारत से चीता विलुप्त हो गए थे। और हम ये देखते हैं कि 1972 में घोषित कर दिया गया था पूर्ण रूप से कि चीता देश से विलुप्त हो चुके, ठीक। लेकिन हमने देखा कि अभी वर्तमान में अपन देखते हैं 2022 में, ठीक है, 2022 में क्या किया गया, ठीक है, चीता को वापस लाया गया और कहां लाया गया, कूनो नेशनल पार्क में, ठीक है। और इसके लिए एक शुभांकर भी जारी किया गया था, चिंटू चीता, ठीक है, चिंटू चीता। और दूसरा अपन ने राष्ट्रीय उद्यान कौन सा देखा, कूनो, ठीक है, कूनो नेशनल पार्क की बात कर रहे हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हमारे लिए क्या, प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो कब आया था, 1973 में, 1973 में। अगर हम देखें रिसेंटली, ठीक है, 1973 में आया, ठीक है। तो अभी हम देखें 73 के बाद अगर अपन यहां देखते हैं, ठीक है, तो 2023 में इस प्रोजेक्ट को, ठीक है, पूरे के पूरे 50 वर्ष हो चुके, ठीक है। 2023 में क्या हो गया है, 50 वर्ष ये कंप्लीट कर चुका है, ठीक है। और मुख्य रूप से जो प्रोजेक्ट टाइगर का टारगेट क्या था कि मुख्य रूप से क्या करना था, चीतों की बाघ की जो आबादी है उसको बढ़ाना था, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर की अगर शुरुआत देखें तो उसके लिए मुख्य रूप से पहली बार जो बाघ परियोजना चलाई गई थी संरक्षण के लिए, उसके लिए 2010 में, ठीक है, 1973 में यहाँ पर ये प्रोजेक्ट चालू हो गया था, लेकिन इतना ज्यादा कुछ काम नहीं हो रहा था। इसलिए हम देखते हैं कि रूस में कहां पर, सेंट पीटर्सबर्ग में क्या हुआ था, एक सम्मेलन हुआ था। और उस सम्मेलन में क्या रखा गया था, एक लक्ष्य रखा गया था कि 2022 तक क्या करना है, मुख्य रूप से जो चीतों की आबादी है उसको 2 गुना करना है, ठीक है, चीतों की आबादी को 2 गुना करना है। और ये जो आबादी 2 गुना करनी थी वो मुख्य रूप से क्या, जो भारत है, भारत ने क्या इसे 2018 में ही प्राप्त कर लिया था, ठीक है। 2018 में हम कहां पर पहुंच गए थे, भारत ने 2022 का जो लक्ष्य है वो 2018 में ही कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। 1973 की अगर बात करें तो मुख्य रूप से यहां पर कितने टाइगर रिजर्व हमने बनाए थे, जब मुख्य रूप से जो टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया था, आपका प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था, उसका उद्देश्य टाइगर रिजर्व था। जिन जगहों पर क्या पाए जा रहे हैं आपके, ठीक है, जो बाघ पाए जा रहे हैं उनके लिए रिजर्व बनाए गए थे। शुरुआत में 9 टाइगर रिजर्व बनाए गए थे, ठीक है, 1973-74 में, जिसमें अगर बात करें, ठीक है, तो भारत की दृष्टि से देखें तो जो पहला देखा जाता है वो कौन सा माना जाता है, जिम कॉर्बेट माना जाता है, ठीक है। और अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा था, कान्हा था, ठीक है। अभी फिलहाल स्थिति देखें एनटीसीए के हिसाब से, ठीक है, एनटीसीए की बात कर रहे हैं, जहां पर जो लिस्टिंग है उसके हिसाब से देखें तो 56 है। हालांकि जो राज्य सरकारें हैं वो अलग अलग टाइगर रिजर्व घोषित करती रहती हैं, जैसे कि रिसेंटली मध्य प्रदेश ने क्या किया है, वापस से 2 टाइगर रिजर्व घोषित किए हैं, 2 टाइगर रिजर्व घोषित किए हैं। एक तो कौन सा किया है, रातापानी, ठीक है, और दूसरा हमने देखने को मिला क्या, कौन सा माधव, ठीक है। माधव कहां पर है, मुख्य रूप से शिवपुरी में है, और रातापानी कहां पर है, रायसेन में, ठीक है, रायसेन में रातापानी, और माधव कहां पर, शिवपुरी में, ठीक है। जिम कॉर्बेट कहां पर है, उत्तराखंड में है, ठीक है। तो टाइगर रिजर्व तो अभी देखो, अगर एनटीसीए के हिसाब से देखोगे तो जो उन्होंने क्या किया है, मुख्य रूप से अभी 56 टाइगर रखे हैं, जैसे ही उसमें बढ़ते हैं वो ऑटोमेटिक वहां पर लिस्टिंग आती रहती है। इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। तो मुख्य रूप से क्या किया गया है, ये टाइगर रिजर्व के लिए यहाँ पर क्या किया गया है, एक अथॉरिटी बनाई गई, और उस अथॉरिटी का क्या नाम है, एनटीसीए, ठीक है। क्या नाम है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार जो है वो फुल फॉर्म आ जाते हैं, ठीक है। और इसका जो गठन है वो कब किया गया था, दिसंबर 2005 में किया गया था। तो एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ठीक है, जिसका गठन दिसंबर 2005 में किया गया, ठीक है। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि हर साल क्या होता है,
अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। और हमारी जो रिपोर्ट है वो टाइगर को लेकर, वो भी कब आती है, इसी दिन आती है। कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को। 29 जुलाई को मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। ठीक है, रिसेंटली अपन देखें तो हमारे पास हमने देखा कि रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है, और रिपोर्ट के आधार पर देखें, ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो बाघ पाए गए हैं वो कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, लगभग जो डाटा हमें मिलता है वो एक 3682 का मिलता है, और कई जगह पर आपको 3900 भी मिलता है। तो ये रेंज मानी जाती है कि इनके बीच में लगभग क्या है। ठीक है, जो एग्जैक्टली डाटा दिया गया है वो पहले 3682 का दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद देखें तो 3900 का भी हमें एक डाटा मिलता है, और ये बोला गया कि इससे इन दोनों के बीच में क्या है। तो फाइनल रिपोर्ट आने के पहले मुख्य रूप से जो डाटा है, वो जो रॉ डाटा है उसको किसमें रखा जाता है, 3682 पूरे देश में है। और मध्य प्रदेश का कितना है, मुख्य रूप से माना जाता है कि लगभग 785 जो बाघ है वो कहां पर पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, जो हम प्रोजेक्ट देख रहे हैं, जो सम्मेलन देख रहे हैं, उसका भारत भी क्या रहा है, हिस्सा रहा। ठीक है, 2010 में क्या किया गया, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वो क्या चालू किया गया, एम स्ट्रिप्स कार्यक्रम चलाया गया। किसके लिए, बाघों के संरक्षण के लिए। ठीक है, ये जो वर्ड है वो याद रखना कि एम स्ट्रिप्स जो है वो किसके लिए चलाया गया है, बाघों के निरीक्षण, संरक्षण और उसके विकास के लिए चलाया गया है, जिसका हिस्सा भारत भी रहा है। ठीक है, और इसके आधार पर क्या की गई है, मुख्य रूप से यहाँ पर ये देखते हैं तो कुछ साइट्स का भी निर्धारण किया गया है। भारत क्या है, विश्व का इकलौता देश है जहां पर एशियाई बाघ भी पाए जाते हैं और एशियाई शेर भी पाए जाते हैं। ठीक है, बंगाल टाइगर के नाम से। और दूसरा जो शेर है वो कौन सा क्षेत्र आता है आपका, पश्चिमी क्षेत्र। पूर्वी क्षेत्र किसके लिए जाना जाता है, बाघों के लिए जाना जाता है, और पश्चिमी क्षेत्र कौन सा जाना जाता है, शेरों के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो गिर के जो है, गुजरात के गिर में जो हमारे क्या पाए जाते हैं, एशियाई शेर। ठीक है, तो शेर और बाघ दोनों ही क्या होते हैं, यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन देखें तो प्रोजेक्ट हाथी की बात करेंगे, प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात करेंगे। हाथी परियोजना जो आई थी वो मुख्य रूप से कब आई थी, 1992 में आई थी। ठीक है, प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है वो कब आया था, 1992 में। और इसका जो उद्देश्य था वो क्या था, मानव और हाथी के बीच की जो झड़प है उनको कम करना है। एक जो बड़ा कारण बना वो उनके शिकार का भी बना। ठीक है, उनके शिकार का भी बना, उनके मुख्य रूप से दांतों की बात करते हैं उनके लिए बना। ठीक है, तो उस झड़प को कम करने के लिए, उसके अलावा अपन देखते हैं कि मुख्य रूप से जो हाथी की जो आबादी है उसके कम होने का कारण क्या है, कि जंगलों के विनाश। ठीक है, जंगलों का विनाश, जिसे हमने क्या बोला, आवास विखंडन। जिन क्षेत्रों पर वो रह रहे हैं, अगर वहां से धीरे धीरे वो हटने का जो कारण बना वो क्या बना, वनों का विनाश बना। हमने देखा अभी वनों में कमी भी आई। ठीक है, और इसके कारण क्या हो रहा है मुख्य रूप से, ठीक है, कि धीरे धीरे हाथियों में कमी आ रही है। मध्य प्रदेश में अपन देखते हैं तो मध्य प्रदेश में हाथी जो है, हाथी का क्षेत्र कौन सा मुख्य रूप से माना जाता है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, हाँ, बांधवगढ़। ठीक है, बांधवगढ़ जाना जाता है। ठीक है, मुख्य रूप से अपन देखते हैं हाथी के संरक्षण किया जाता है बांधवगढ़ में। ठीक है, तो आपका बांधवगढ़ जाना जाता है, तो हाथी के संरक्षण। बाकी अगर आप देखें तो साउथ में यहाँ पर संरक्षण अधिक होता है, और प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में आया था। ठीक है, इसके लिए हाथी परियोजना के लिए भारत द्वारा एक और कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसे क्या बोला गया है, MIKE, माइक। ठीक है, और इसके लिए माइक साइट्स भी बनाई गई हैं जहां पर हाथियों की संख्या अधिक है। माइक का फुल फॉर्म क्या है, मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट। ठीक है, माइक मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट। ठीक है, तो मुख्य रूप से अपन जानते हैं कि जो हाथी है वो पृथ्वी में जो स्तनधारी के रूप में, स्थली की बात करें तो स्तनधारी, सबसे बड़ा स्तनधारी किसमें, लैंड में। ठीक है, भूमि पर कौन सा है सबसे बड़ा स्तनधारी, कौन सा है, हाथी। अगर ऑल ओवर देखा जाए, मतलब पूरे पृथ्वी में जल और स्थल दोनों को मिलाया जाए, तो सबसे बड़ा मैमल कौन सा हुआ मुख्य रूप से, ठीक है, स्तनधारी कौन सा हुआ, वेल हुई। तो अगर जलीय जीव की देखें तो क्या कौन सा है, वेल है, जलीय में। ठीक है, और अगर स्थलीय में बात करें तो सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है आपका, हाथी। ठीक है, ये तो बस ऐसे नॉर्मल पॉइंट है, नॉर्मली आप जानते होंगे बहुत ज्यादा अपने रोचक तथ्यों के रूप में। ठीक है, उसके अलावा जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि जो माइक कार्यक्रम है, अपन ने देखा जो एम स्ट्रिप्स है, एम स्ट्रिप्स वो किसके लिए चलाया जा रहा है, ठीक है, बाघों के लिए चलाया जा रहा है। और माइक जो है वो किसके लिए चलाया जा रहा है, हाथियों के लिए। ठीक है, फुल फॉर्म माइक का, मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट। हाथी परियोजना या प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया था, 1992 में आया था, और मुख्य उद्देश्य क्या था, मानव व हाथी के बीच की झड़प को कम करना। ठीक है, ये हमें यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, आगे अगर अपन देखें तो प्रोजेक्ट हंगुल की बात करेंगे। 1970 में जो है वो परियोजना आई थी मुख्य रूप से। ठीक है, 1970, और मुख्य रूप से इसका उद्देश्य क्या है, वही प्रतिबंध करना, क्योंकि शिकारों की वजह से इनको सबसे ज्यादा ये खत्म हो रहे थे। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर का राष्ट्रीय पशु हंगुल है। ठीक है, और मुख्य रूप से दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में इसका संरक्षण किया जाता है वर्तमान में। ठीक है, हंगुल एक प्रकार का हिरण ही होता है। ठीक है, हिरण की प्रजाति के रूप में देखा जाता है, कश्मीरी मृग के रूप में देखा जाता है, जो कश्मीर में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा अपन देखें तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन चलाया गया, प्रोजेक्ट डॉल्फिन भी अपन देखें।
ठीक है, तो एक स्तनधारी है, मुख्यतः मछली जाल में फंसने का जो कारण है वो सबसे ज्यादा देखा जाता है। ठीक है, जो गंगा है, गंगा की अगर बात करें जब उत्तराखंड से निकलती है तो एक जो बड़ा कारण बना कि आज के टाइम पर अपन ये देखते हैं कि उत्तराखंड में बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स वगैरह चालू है, जिसमें अपन ये देखते हैं कि पहाड़ों को तोड़ा जाना, ठीक है, निर्माण किया जाना, उसकी वजह से वो जो पत्थर बड़े बड़े हैं जब वो नदी के साथ आगे की ओर बढ़ते हैं तो ये भी देखा गया कि उनकी वजह से भी, उन पत्थरों की चोट की वजह से भी है धीरे धीरे क्या है इनकी डॉल्फिन में, ठीक है, इनकी संख्या में जो है वो कमी आई है। ठीक है, तो वो भी एक कारण बना है, जो एक कारण जो सबसे बड़ा, क्योंकि अपन देखते हैं कि गंगा वगैरह में बहुत ज्यादा क्या किया जाता है, ठीक है, मछली पालन के लिए और मुख्य रूप से मछली को पकड़ने के लिए ठीक किया जाता है इसका उपयोग। तो ऐसे में क्या अपन देखते हैं कि मछली जाल में फंसना जो है इनके वजह से इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, मुख्य रूप से अपन ने देखा कि इसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए, संरक्षण प्रदान करने के लिए क्या किया गया, इन्हें जलीय जीव घोषित किया, राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में जानते हैं, और इसे 2009 में घोषित किया गया था। अगर इसका डॉल्फिन का नाम देखें तो क्या है, अगर साइंटिफिक नेम देखें तो क्या है, प्लास्टेनिका गंगेटिका। ठीक है, तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन चलाया जा रहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन ये हमें बस याद रखना है कि कब जलीय जीव घोषित हुआ। ठीक है, और साइंटिफिक नेम भी आजकल थोड़े से आते नहीं है, ठीक, फिर भी अपन एक नजर से इसे देख ले कि प्लास्टेनिका गंगेटिका के नाम से जाना जाता है, गंगा डॉल्फिन कहलाती है। ठीक है, उसके अलावा अगर अपन देखें यहाँ पर तो प्रोजेक्ट वल्चर चलाया गया। हम ये देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा डाइक्लोफिन पेन किलर के उपयोग की वजह से क्या हुआ, धीरे धीरे वल्चरों में कमी आई है। ठीक है, मुख्य रूप से गिद्धों में कमी आई है, और उसका जो एक बड़ा कारण है वो क्या है, डाइक्लोफिन। ठीक है, पेन किलर है, पेन किलर की वजह से उनको उस ऐसे पदार्थों को खाने की वजह से धीरे धीरे क्या हुई, गिद्धों की जो है वो किडनी फेल होने लग गई, और उसकी वजह से धीरे धीरे क्या इनकी 90% जो आबादी है वो विलुप्त हो गई। मुख्य रूप से अगर देखें तो जो सबसे पहला क्या देखते हैं, नेशनल पार्क देखे हैं जहां पर इनको संरक्षण प्रदान किया गया या जहां पर आबादी देखी गई पहले कम होना स्टार्ट हुई, वो कौन सा था, केवलादेव नेशनल पार्क। कई बार नेशनल पार्क बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वो किस आधार पर हो जाते हैं कि यही नाम क्यों आएंगे, यही नाम क्यों पूछे जाएंगे। ठीक है, तो उसका जो कारण है कि वहां पर किसी प्रकार की कोई चीज घटना हुई है या फिर वहां पर किसी प्रकार के संरक्षण हो रहे हैं, उस आधार पर नेशनल पार्क के जो नाम है वो हमें दिखाई देते हैं। तो राजस्थान के केवलादेव में पहली बार पता चला कि गिद्धों की आबादी जो है वो बहुत ज्यादा तेजी से घट रही है, कम हो रही है। ठीक है, इसके अलावा अपन देखें प्रोजेक्ट वल्चर के अलावा तो प्रोजेक्ट गेंडा है। 2020 तक लक्ष्य लिया गया था क्या, कि मुख्य रूप से इनकी आबादी को बढ़ाना है। ठीक है, कहां पर इनका संरक्षण किया जाता है, एक सींग वाले गेंडे का, असम के काजीरंगा। उसके अलावा हिम तेंदुआ पर क्या है, परियोजना है जिसमें उस पर प्रतिबंध लगाया गया, उसके शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया। अब मुख्य रूप से अपन अधिनियमों की बात करेंगे। अधिनियम में जो अपन देखते हैं सबसे पहले वो अधिनियम की बात करें तो हमारे जो अधिनियम दिखाई देता है क्या, कि इनको जो संरक्षण प्रदान करना है। देखो मेनली हम जानते हैं कि हमारे यहाँ जो है मुख्य रूप से क्या संविधान लागू है, और संविधान में अगर हमें कोई चीज लागू करानी है, किसी को संरक्षण देना है, कोई भी चीज करनी है तो हमें अधिनियम तो बनाना पड़ता है। ठीक है, हमें किसी भी प्रकार के सभी के लिए नियम तो बनेंगे, क्योंकि जो पहला सवाल आता है कि कई बार जब रूल्स को तोड़ने की बात आती है तो पहला सवाल क्या बनता है कि कहाँ लिखा है। ठीक है, तो इसीलिए सरकार क्या करती है, अलग अलग अधिनियम बनाती। सन 2000 में मुख्य रूप से एक प्रोटोकॉल आया था, कार्टेजिना प्रोटोकॉल, कार्टेजिना प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। कब आया, 2000 में, और मुख्य रूप से पूरे विश्व में 2003 में ये लागू हुआ। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, जैव विविधता का संरक्षण प्रदान करना, जैव विविधता का संरक्षण प्रदान करना। ठीक है, कार्टेजिना प्रोटोकॉल, पहला क्वेश्चन क्या कि कार्टेजिना प्रोटोकॉल है, कब आया। दूसरा सवाल किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, और इसी के प्रारूप को ध्यान में रखकर, इसी की रूपरेखा को ध्यान में रखकर क्या किया गया भारत में, ठीक है, भारत में सन 2002 में एक अधिनियम बनाया गया जिसे हम किस नाम से जानते हैं, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002। तो जैव विविधता संरक्षण अधिनियम कब आया, 2002। ये फेवरेट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ये एमपीपीएससी या स्टेट पीसीएस के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं कि वो अधिनियम को पूछता है कि ये अधिनियम कब आया है। ठीक है, तो जब जिस अधिनियम, देखो लागू वो जो हुआ है वो अगले साल से हो गया। ठीक है, लेकिन अपन देखेंगे अधिनियम का मुख्य रूप से कब का है, वो 2002 का माना जाता है। इसलिए अपन जो ध्यान रखेंगे वो क्या रखेंगे, जैव विविधता अधिनियम संरक्षण अधिनियम 2002। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला अधिनियम कि वो अधिनियम कब आया है, तो वो आपका कब से आया, 2002 में आया। ठीक है, उसके अलावा अपन ने देखा कौन किस प्रारूप या किस रूपरेखा को ध्यान में रखकर, तो एक प्रोटोकॉल हुआ था जिसे अपन ने क्या बोला, कार्टेजिना प्रोटोकॉल, जो सन 2000 में हुआ था, और मुख्य रूप से पूरे विश्व में कब लागू किया, सन 2003 में लागू किया गया था। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट इस वाले पार्ट में एक ही है, वो आपका क्या है, कब आया जैव विविधता अधिनियम। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और दूसरा कार्टेजिना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, ठीक है, किससे संबंधित है, मुख्य रूप से यहाँ पर जैव विविधता से संबंधित है। ठीक है, अगर यहाँ पर अपन बात करें
ठीक है, तो इसके लिए क्या किया गया है, मध्य प्रदेश में क्या बनाई गई है, कुछ अथॉरिटीज बनाई गई हैं। उन अथॉरिटीज की अगर अपन बात करें तो हमें सबसे पहली जो अथॉरिटी दिखाई देती है वो आपकी कौन सी है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण है। ठीक है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण है। अगर यहां पर अपन देखें, ठीक है, इसे क्या बोला गया है, नेशनल बायोडायवर्सिटी के रूप में देखा गया है। ठीक, 2 मिनट। ठीक है, नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी देखा गया है, एनबीए के नाम से जानी जाती है। ये जो एनबीए है वो कब आया, तो वही अधिनियम आया था कब, 2002 के तहत। ठीक है, किसे कब एस्टेब्लिश किया गया है, इसे मुख्य रूप से 2003 में एस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है, 2003 में एस्टेब्लिश किया गया। अगर अपन देखें, मैंने सीधे साइट खोली है, ठीक है, सीधे सामने की मेनली जो है अपन देखें तो 2003 में क्या हुआ है, मुख्य रूप से ये एस्टेब्लिश हुआ है किस अधिनियम के तहत, जो हमारा बायोडायवर्सिटी अधिनियम है 2002 के तहत नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी बनाई गई है। ठीक है, नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी बनाई गई है। हिंदी में अपन इसे बोले तो क्या बोल रहे हैं, राष्ट्रीय जैव विविधता, ठीक है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के रूप में ये जाना जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के रूप में ये जाना जाता है। ठीक है, कब आया, मुख्य रूप से 2003 में। ठीक है, 2003 में ये चीज हमें याद रखनी। इस अथॉरिटी के आधार पर ही राज्यों में क्या किए गए हैं, कुछ बोर्ड बनाए गए। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जैव विविधता बोर्ड। ठीक है, क्या बोलते हैं, जैव विविधता बोर्ड। और इसमें भी जैव विविधता बोर्ड में हमें सभी को नहीं देखना है, किसकी बात करनी है, मुख्य रूप से सिर्फ मध्य प्रदेश की। तो जैव विविधता जो अधिनियम है, ठीक है, वो कब आया था, मुख्य रूप से जो हम जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 में आया था। अब राज्यों का काम है कि इन अधिनियमों के आधार पर क्या किए जाते हैं, वो अपने यहाँ नियम बनाते हैं, उन अधिनियम के नियम बनते हैं। जैसे अपन देखते हैं क्या पैसा एक्ट को लेकर रिसेंटली 2022 में क्या बने थे, नियम बने थे, पैसा नियम बने थे। वैसे ही जैव विविधता जो अधिनियम है उसको लेकर नियम बनाए जाते हैं। हमारे लिए मेन क्या है कि मध्य प्रदेश में वो जो अधिनियम है उसके लिए कब नियम बनाए गए। ठीक है, और जो मध्य प्रदेश का जो जैव विविधता बोर्ड है वो कब आया। ठीक है, तो मुख्य रूप से जो जैव विविधता अधिनियम है उसके आधार पर कब, वर्ष 2004 में मध्य प्रदेश में क्या बनाए गए, नियम बनाए गए। और उसके बाद इसी नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से क्या बना, मध्य प्रदेश में अगर अपन बात करें, ठीक है, तो जैव विविधता प्राधिकरण बनाया गया। ठीक है, और जैव विविधता प्राधिकरण कब बनाया गया, यहां पर तो अपन ये देखते हैं कि 2005 में आया। ठीक है, 2005 में आया था। ठीक, ठीक है, जो हमारा क्या यहां पर अपन बात कर रहे हैं कि मुख्य रूप से जैव विविधता अधिनियम आया था, 2002 में लागू हुआ था। और इस अधिनियम के आधार का जो इसका उद्देश्य था वो क्या था, मुख्य रूप से तो उद्देश्य यहां पर था, ठीक, उद्देश्य यहां पर था मुख्य रूप से जैव विविधता को क्या प्रदान करना, संरक्षण प्रदान करना। उसके अलावा उन घटकों का सतत उपयोग करना। ठीक है, उन घटकों का सतत उपयोग करना, ठीक है, उन घटकों का सतत उपयोग करना। और उसके अलावा जैविक संसाधनों का और पारंपरिक जो हमारे क्या है ज्ञान है उसका उपयोग करना। इसको लेकर मध्य प्रदेश जैव विविधता अधिनियम 2004 में अधिसूचित किया गया। और इस अधिसूचना के आधार पर मध्य प्रदेश में जो बोर्ड का गठन किया गया वो कब किया गया, 11 अप्रैल 2005 को। ठीक है, ये चीज मैंने आपके सामने यहां पर इसलिए रखी है मुख्य रूप से कि सीधे अपन क्या देख रहे हैं, ऑथेंटिक सोर्स देख रहे हैं। ऑथेंटिक सोर्स में अपन ने क्या किया, सीधा जैव विविधता बोर्ड देखा है। ठीक है, ये दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। ठीक है, चल नहीं दिख रहा है तो अपन वापस आ जाते हैं यहां पर, और यहां पर अपन लिख देते हैं। ठीक है, यहां पर लिख देते हैं। और क्या देखो, 2002 में क्या आया, अधिनियम आया। ठीक है, 2002 में क्या है, भारत में अधिनियम आया। 2004 में क्या हुआ, मुख्य रूप से मध्य प्रदेश ने क्या बनाए, उस जैव विविधता अधिनियम के लिए क्या बनाए थे, मुख्य रूप से नियम बनाए थे। और उसके आधार पे मुख्य रूप से, ठीक है, अगर अपन बात करें तो स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड्स बनाए गए हैं। ठीक है, मुख्य रूप से जो राज्य के जैव विविधता बोर्ड बनाए गए हैं। और उसमें से अगर अपन बात करें तो मध्य प्रदेश का जैव विविधता बोर्ड कब आया, तो 11 अप्रैल 2005 को। ठीक है, 11 अप्रैल 2005 को। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि मध्य प्रदेश की जहां पर भी बात आएगी तो ज्यादा सवाल जो बनते हैं वो कहां से बनेंगे, मध्य प्रदेश से बनेंगे। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है वो मुख्य रूप से आपका जैव विविधता बोर्ड पर आएगा। तो कहां से आएगा, 11 अप्रैल 2005 को मध्य प्रदेश जैव विविधता बोर्ड बनाया गया जैव विविधता के संरक्षण के लिए। ठीक है, जैव विविधता के संरक्षण के लिए। दूसरा हमने देखा नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी बनाई गई है। ठीक है, भारत सरकार की या केंद्र सरकार की अंतर्गत नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी है, प्राधिकरण है। ठीक है, और ये कब आया,
2003 में, और ये भी किसके अंतर्गत है, 2002 में। उसके अलावा अगर अपन बात करें, ठीक है, तो यहां पर अगर अपन बात करें तो एक क्या हुआ था, मुख्य रूप से एक कन्वेंशन हुआ था, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, हम ये देखते हैं कि मुख्य रूप से जो 1992 का वर्ष था, 1992 का वर्ष था, इस साल मुख्य रूप से एक सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, रियो डी जेनेरियो में एक सम्मेलन हुआ था। ठीक है, और ये जो सम्मेलन है इसको पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको पृथ्वी सम्मेलन, अर्थ समिट के नाम से जाना जाता है। और अगर अर्थ समिट की बात करें तो मुख्य रूप से अपन बात करते हैं 3 विषयों पर बहुत ज्यादा चर्चा पूरे विश्व में हुई थी और जिसमें हर देश उभर कर आया था। ठीक है, और जो 3 विषय मुख्य रूप से अपन देखते हैं वो कौन सा है, पहला हुआ था क्या, सतत विकास। ठीक है, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर बात की गई थी। जो दूसरी बात देखी जाती है वो क्या देखी जाती है, जलवायु परिवर्तन। ठीक है, जो दूसरी बात अपन ने देखी वो कौन सी देखी, जलवायु परिवर्तन को लेकर जो है वो सम्मेलन हुआ था। और जो तीसरा देखते हैं अपन, वहां पर किसकी बात की गई थी, मुख्य रूप से जैव विविधता की बात की गई थी। ठीक है, तो जैव विविधता को लेकर भी जो सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था, 1992 में हुआ था। ठीक है, और जिसे पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं, और ये कहां पर हुआ था, रियो डी जेनेरियो में हुआ था, रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ठीक है, ये जो सम्मेलन है इसे कई बार जो है वो किस नाम से जाना जाता है, मुख्य रूप से सीबीडी के नाम से जाना जाता है, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। इनके जो उद्देश्य है उसको ध्यान में रखकर, ठीक है, हम ये देखते हैं। और हमारा जो एक प्रोटोकॉल हुआ था, कौन सा, कार्टेजिना प्रोटोकॉल। ठीक है, कार्टेजिना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखकर अधिनियम कब आया, वर्ष 2002 में। ठीक है, उसको लेकर मध्य प्रदेश ने नियम कब बनाए, वर्ष 2004 में। ठीक है, नियम 2004 में। और उसको लेकर मुख्य रूप से क्या आई, बायोडाइवर्सिटी बोर्ड आया, जैव विविधता बोर्ड आया। और मध्य प्रदेश का जैव विविधता बोर्ड कब आया, 11 अप्रैल 2005 को आया। ठीक है, इतनी बातें जो है हमें यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है, तो हमने किसकी बात की, मुख्य रूप से यहाँ पर हमने 1992 का सीबीडी कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी की बात की है। उसको लेकर हर प्रत्येक 2 वर्ष या 4 वर्ष में क्या होते हैं, सम्मेलन होते हैं। पहला कब हुआ, 1992 में। ठीक है, लगभग अभी बात करें तो 195 to 96 जो है वो आपके इनके क्या है, मेंबर्स। हालांकि यहाँ से जो मेंबर्स हैं उनसे क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा। कार्टेजिना प्रोटोकॉल अपन ने देख लिया, 2003 में लागू हुआ था। ठीक है, जो हम जैव विविधता अधिनियम की बात कर रहे थे। ठीक है, तो इसमें क्या है, मुख्य रूप से क्या है, अधिनियम के तहत एनबीए बनाया गया है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटीज बनाई गई हैं। कब आया, तो मुख्य रूप से अपन को सिर्फ इतना याद रखना, कब, 2003 में। उसको ध्यान में रखते हुए क्या बनाया गया है, प्रत्येक राज्य में स्टेट बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, या फिर अपन कह सकते हैं क्या, उसी को हम बोल रहे हैं बोर्ड। ठीक है, अथॉरिटी एक प्राधिकरण है, उसको हमने बोर्ड बोल दिया है। ठीक है, तो बोर्ड बनाया गया है। मध्य प्रदेश में अपन ने क्या देखा, बोर्ड कब है, 11 अप्रैल 2005 को बना है। ठीक है, 11 अप्रैल 2005 को बना है। ठीक है, मुख्य रूप से क्या, जैव विविधता बहुत ज्यादा तेजी से कम हो रही है, तो उनके संरक्षण के लिए बनाया गया है। और साथ में ये ध्यान रखा जाएगा कि इसके तहत जो है, जो आपकी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो जीव है जिनमें जीन में परिवर्तन करके क्या किए जा रहे हैं, तो उनको क्या, भारत में उनको लेकर मान्यता क्या होगी, भारत तय करेगी कि कौन से आने चाहिए, क्योंकि इनके भी जो प्रभाव है वो जो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जीव है उन पर पड़ती है, नकारात्मक। ठीक है, तो आधार पर मान्यता देगी। उसके अलावा अपन ने क्या देखा, जैव विविधता का संरक्षण, और उसके अलावा इन्हीं जीवों से किस प्रकार का आर्थिक लाभ प्राप्त होगा उसको लेकर प्रबंधन करना भी इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, और उनके उत्पाद से आर्थिक लाभ होना, उसको लेकर प्रबंधन की बात की जाती। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, प्री के हिसाब से तो अपने लिए जो इंपॉर्टेंट था वो था। अगर ये बात करें तो ये इनके उद्देश्य है, उस अधिनियम और उस बोर्ड या उस अथॉरिटी का जो प्रबंधन उसको लेकर बात है। तो यहाँ ये किसमें आता है, मुख्य रूप से आपके मेंस वाले पार्ट में आ जाता है। ठीक है, ये हमने देखा सीबीडी के बाद अपन ने क्या देखा, कार्टेजिना प्रोटोकॉल, जैव विविधता का संरक्षण देना, जो जीएमओज हैं उनका क्या करना, जैव विविधता का संरक्षण करना, जो आपके अनुवांशिक रूपांतरित जीव हैं उनसे संरक्षण करना जो प्राकृतिक रूप से पाए जा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा अधिनियम आया 2002 में। ठीक है, उसके अलावा अपन ये देखते हैं कि 2010 में एक और प्रोटोकॉल हुआ था, कहां, नगोया प्रोटोकॉल। ठीक है, मुख्य रूप से एक प्रकार का क्या प्रोटोकॉल साइन किया गया था। और ये जो प्रोटोकॉल साइन किया गया था वो कहां पर किया गया था, नागोया जापान में किया गया था। ठीक है, और इसकी जो बात है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो क्या कर रही हैं, मुख्य रूप से जो जैव विविधता है उनसे लाभ प्राप्त करती है, जनजातियों से मुख्य रूप से क्या, बहुत सारे जो उनके प्राकृतिक या पारंपरिक रूप से जो उनका ज्ञान है उनका उपयोग करती है, और जनजातियों को इसका कोई लाभ प्राप्त
नहीं होता। तो उसको लेकर प्रोटोकॉल साइन किया गया था और उसमें क्या किया गया था, कंपनियों को, ये एमएनसीज को, मल्टीनेशनल जो कंपनीज होती हैं, एमएनसी का मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज कहलाती हैं, जो अलग अलग राष्ट्रों में या देशों में, उनका यह दायित्व था कि वो जिस ज्ञान के द्वारा वो लाभ प्राप्त कर रहे हैं, अगर वो जो लाभ है वो कहां से आ रहा है, वनवासी या जनजाति से आ रहा है, तो उन क्षेत्रों को और उन वनवासी और आदिवासी लोगों को भी क्या उसका आर्थिक लाभ प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, तो नागोया प्रोटोकॉल मुख्य रूप से 2010 में, ठीक है, लागू कब से हुआ था, मुख्य रूप से 2014 में ये लागू हुआ था। ठीक है, और उद्देश्य क्या था, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और वो जो आर्थिक लाभ प्राप्त कर रही हैं, किससे, पारंपरिक ज्ञान से, जो कि किनका है, आदिवासियों का है और जनजातियों का है, उसका लाभ जो है उन जनजातियों और क्या आदिवासियों को भी देना। ठीक है, ये उद्देश्य था नागोया प्रोटोकॉल का मुख्य। ठीक है, इसके अलावा अगर अपन बात करें, ठीक है, तो एक जो है वो मुख्य रूप से 2010 में ही क्या आए थे, आईची लक्ष्य आए थे। ठीक है, आईची लक्ष्य के रूप में जाने जाते हैं, आईची लक्ष्य बोला जाता है। ठीक है, और ये जो आईची लक्ष्य है वो किसके लिए है, जैव विविधता संरक्षण के लिए ही है। ठीक है, पहला सवाल, आईची लक्ष्य लाए गए, कब आया उससे मैटर नहीं करता, लेकिन आईची लक्ष्य जो है वो किससे संबंधित है। ठीक है, वो किससे संबंधित है, जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित है, और इन लक्ष्यों को कब तक में प्राप्त करना है, 2050 तक प्राप्त करना है। इनको इन 20 आईसी लक्ष्यों को किसने, कितने आईसी लक्ष्य हैं टोटल, 20 है। ठीक है, जिन्हें 5 कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, 20 आईची लक्ष्य हैं जिन्हें किसमें बांटा गया है, 5 कैटेगरी में बांटा गया है, और वो 5 कैटेगरी, हमें आईची लक्ष्य नहीं देखने कौन कौन से, लेकिन उन्हें जिस कैटेगरी में बांटा गया है बस उन 5 कैटेगरीज की हमें बात करनी है। हालांकि ये जो कैटेगरीज हैं वो भी आपकी प्री के बेसिस में नहीं पूछी जाएंगी। ठीक है, लेकिन फिर भी हमें इन्हें देख लेना चाहिए एक बार। क्या सामने से निकलने में फायदा ये होता है कि कई बार जो चीजें हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाती हैं। तो आईची लक्ष्य का उद्देश्य क्या है, जैव विविधता का संरक्षण है। ये आपके प्री का पहला सवाल। ठीक है, कब आया था, मुख्य रूप से 2010 में आया था, और लक्ष्य कब तक का है, 2050 तक का है। टोटल कितने आईची लक्ष्य हैं, ठीक है, तो कितने हैं, 20 हैं, और 20 लक्ष्यों को क्या किया गया है, 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है मुख्य रूप से। ठीक है, और वो कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, तो पहला है कैटेगरी में जिसमें जैव विविधता हानि के कारणों का पहचान करना है। जैव अगर संरक्षण करना है तो पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि उसके क्या है, हानि के कारण क्या है, मुख्य रूप से क्या, क्यों हो रहा है ऐसा। फिर दूसरा क्या, कि उसके धारणीय उपयोग को, सतत उपयोग को क्या करना, प्रोत्साहित करना, कि अगर हम जैव विविधता जो जीव हैं आसपास, अगर उनका उपयोग भी कर रहे हैं तो ऐसे करें जिसकी वजह से उनको हानि ना हो। ठीक है, उसके अलावा क्या, सभी प्रकार की जैव विविधताओं का संरक्षण की बात है। उसके अलावा जैव विविधता से आर्थिक या पारिस्थितिक लाभों को बढ़ाना, मतलब जैव विविधता का ऐसे उपयोग करना कि हम मैक्स टू मैक्स क्या कर सके, उनसे लाभ भी प्राप्त कर सके और उन्हें किसी प्रकार की हानि भी ना हो, और उन्हें भी उसका लाभ मिलता रहे। और शिक्षा के द्वारा आम नागरिक को इसमें भागीदारी को बढ़ाना है। ठीक है, कि जो आम नागरिक हैं वो, क्योंकि वो भी आसपास रह रहे हैं, जनजाति हैं, आदिवासी हैं, उनको भी इस बात का ज्ञान देना कि किस प्रकार से आपके अलग अलग कार्यों से, लाइक झूम कृषि है, स्थानांतरित कृषि है, उसकी वजह से जब वन का नुकसान होता है तो किस प्रकार से नुकसान होता है। और उसके अलावा जो प्रदूषण किया जाता है आम नागरिक द्वारा, जिसकी वजह से जैव विविधता को हानि पहुंचती है। आज के टाइम पर आप देखते हो हमारे आसपास इतने ज्यादा टावर लग गए। एक जो सबसे बड़ी संख्या हमें एक टाइम पर चिड़िया दिखाई देती थी, या सबसे बड़ी बात किसी की नहीं बात करते, कौवा की बात करते हैं, कौवा। ठीक है, जो कि क्या माना जाता है, मुख्य रूप से एक प्रकार का सफाई करता भी माना जाता है। स्कैवेंजर्स में हमने देखा था। आज के टाइम पर आपको कौवा नहीं दिखाई देगा। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता। आप देखोगे कि आसपास जो है वही कि गंध जो है, अपन को शहर में जो है वो गंध ज्यादा फील होती, कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा रोल था। ठीक है, और आज के टाइम पर हम ये देखते हैं कि ये गायब हो चुका है। तो इसका कारण क्या है, कि वो अपने से चले गए क्या, नहीं। तो उसका जो एक बड़ा कारण है वो ना क्या, कि आसपास की जो हम मोबाइल नेटवर्क यूज कर रहे हैं वो फ्रिक्वेंसीज है, जिसकी वजह से चिड़िया वगैरह की मौत होती है। एक आपने मूवी भी देखी होगी, कौन सी, रोबोट। ठीक है, रोबोट 2.0 करके आपने देखी होगी। ठीक है, पक्षीराज। तो मुख्य रूप से वहां पर क्या इफेक्ट दिखाया गया है कि किस प्रकार से जो है, जो टावर की फ्रिक्वेंसीज है वो कैसे क्या एक जैव विविधता जो बड़ा पक्षी वर्ग है उनको पूरा पूरा समाप्त कर चुका है। ठीक है, तो वो जो मूवी है वो इस चीज को दिखाती है। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या देखना है, आम नागरिक को क्या भागीदारी लेनी है, उनको शिक्षा देनी, जिसके माध्यम से क्या जो जैव विविधता है उनका संरक्षण किया जा सके। तो ये आईची लक्ष्य है जो 5 कैटेगरी में है। ठीक है, टोटल कितने आईची लक्ष्य हैं, 20 हैं, जिन्हें 5 कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, मुख्य जो आईची लक्ष्य है वो किस पर आधारित है, जैव विविधता के संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, उसके अलावा अपन देखें तो गिद्ध के संरक्षण के लिए एक अथॉरिटी बनाई गई है, और उस अथॉरिटी की बात करें तो किस नाम से जानी जाती है, ये बॉम्बे नेचुरल, ठीक है, हिस्ट्री सोसाइटी के नाम से जानी जाती है। कब आई थी, 1883 में आई थी, जो कि एक प्रोग्राम को चलाती है। और ये प्रोग्राम हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्री के हिसाब से। किस नाम से, सेव के नाम से प्रोग्राम चलाया जाता है। सेव का फुल फॉर्म सेविंग एशियन वल्चर फ्रॉम एक्सटिंक्शन। ठीक है, इसका मतलब क्या, मुख्य रूप से विलुप्त होने से क्या करना, गिद्धों को बचाना।
ठीक है। सेविंग एशियन, जो एशियन वल्चर है मतलब एशियाई जो गिद्ध हैं उनको विलुप्त होने से बचाना, ये क्या है, प्रोग्राम है, उसको सेव प्रोग्राम बोला जाता है। और ये किसके द्वारा चलाया जा रहा है, BNHS के द्वारा चलाया जा रहा है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, जो कि कब आई थी, 1883 में आई थी। ठीक है, इतनी बातें हमारे जैव विविधता के लिए सफिशिएंट है अगर हम प्री के हिसाब से देखें तो। ठीक है, कुछ अपनी क्या देखेंगे अपन आगे चलकर, कुछ संस्थाएं देखेंगे, कुछ इंस्टीट्यूशंस देखेंगे जो एक साथ देखे जाएंगे। ठीक है, जब मैं सारे जो प्रोग्राम्स हैं वो अपन देख लेंगे, उसके बाद अपन सारे इंस्टीट्यूशंस देखेंगे, लाइक IUCN, UNEP की बात करेंगे। ठीक है, CBD को लेकर जो अलग अलग अथॉरिटीज बनाई गई हैं उनकी अपन बात करेंगे। ठीक है, ये जैव विविधता की बात करें, उसके अलावा अपन देखें तो कुछ 3 नाम अपने को दिखाई देते हैं। उन 3 नामों की चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूं। ठीक है, हमने कल देखा था क्या, स्पीसीज की बात की थी, प्रजाति क्या कहलाती। ठीक है, तो प्रजाति को लेकर हमने बात की थी कि कोई भी 2 जो जीव है वो एक प्रजाति के तब कहलाएंगे जब वो क्या कर सकते हैं, लैंगिक जनन कर सकते हैं। और लैंगिक जनन के साथ साथ क्या कर सकते हैं कि जो उनसे जो उत्पन्न होने वाली क्या है, मुख्य रूप से नई प्रजाति है, ठीक है, या नई जाति है, वो भी अगर क्या है आगे चलकर लैंगिक जनन कर सकती है, तो वो दोनों ही जीव एक ही प्रजाति में आएंगे। और इसका उदाहरण भी मैंने लिया था क्या, मुख्य रूप से जो हमारे सामने गधा और, ठीक है, गधा और घोड़ा। ठीक है, गधा और घोड़े की हमने बात की थी मुख्य रूप से कि जिनसे उत्पन्न होने वाली जो संतानें, ठीक है, ये तो लैंगिक जनन चलो कर लिया, और इनसे जो उत्पन्न हुआ वो क्या हुआ, उत्पन्न हुआ खच्चर। ठीक है, और खच्चर जो होता है वो क्या होता है, नपुंसक होता है। ठीक है, मुख्य रूप से नपुंसक मतलब ये आगे जनन करने में सक्षम नहीं होता। इसी तरह अपन ने देखा था तो गधे का बच्चा, ठीक है, यहाँ पर नर और मादा, तो गधा अगर नर है और घोड़ा क्या है, मादा है, तो उससे उत्पन्न होने वाली संतान क्या कहलाती है, खच्चर। और ये जो खच्चर होती है वो नई प्रजाति को जनित नहीं कर सकती, जनन नहीं कर सकती। अगर ये जनन करती तो गधा और घोड़ा एक ही प्रजाति में आते। ठीक है, अगर ये कर सकते, क्या नया जनन कर सकते, तो ये गधा और घोड़ा एक ही प्रजाति में रखा जाता। तो प्रजाति या स्पीसीज का मतलब क्या है, जब एक प्रजाति जिसमें रहने वाले जीव जो है वो क्या कर सकते हैं, लैंगिक जनन कर सकते हैं, और उनसे उत्पन्न संतान भी जो है वो क्या कर सके, जनन कर सके, तो ऐसे में वो क्या कहते हैं, एक प्रजाति के कहलाते हैं, और इसी को क्या बोला जाता है, प्रजाति। उसके अलावा 2 वर्ड आते हैं, कौन कौन से, एक आता है स्थानिक प्रजाति और दूसरा आता है क्या, कुंजी प्रजाति। स्थानिक प्रजाति और कुंजी प्रजाति। स्थानिक प्रजाति का मतलब क्या है, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में या किसी भी स्थान में, ठीक है, उसकी अगर किसी प्रजाति की अगर सबसे ज्यादा क्या पाई जा रही है, जाति पाई जा रही, अलग अलग, उसमें भी क्या है, विभिन्नता है। ठीक है, सब सर्वाधिक क्या, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था क्या, मुख्य रूप से चावल। ठीक है, जो चावल है या धान है, ठीक है, मुख्य रूप से अगर उसकी बात करें तो छत्तीसगढ़ में लगभग क्या देखते हैं अपन, 40,000 से अधिक क्या है, उनकी अलग अलग क्या है, प्रजातियां अलग अलग। ठीक है, तो ऐसे में अपन ये बोल सकते हैं कि क्या, जो छत्तीसगढ़ है उसकी स्थानिक प्रजाति क्या है, मुख्य रूप से धान है। ठीक है, तो स्थानिक प्रजाति जहां पर वो जिस स्थान पर उसकी सर्वाधिक क्या पाई जा रही है, यहाँ पर प्रजाति पाई जा रही है। ठीक है, एक ही जाति की पाई जा रही है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, मुख्य रूप से स्थानिक प्रजाति। और जो तीसरा वर्ड आता है वो आता है क्या, कुंजिक। तो यहाँ पर सर्वाधिक की बात कर रहे हैं। ठीक है, सर्वाधिक क्या पाई जा रही है, उनकी अलग अलग स्पीसीज पाई जा रही है, एक ही। ठीक है, जो दूसरी बात अपन देख रहे हैं वो क्या, कुंजी प्रजाति। ठीक है, जिसे क्या बोला जाता है, देखो स्थानिक प्रजाति मतलब यहाँ पर एंडेमिक बोला जाता है वर्ड, इंग्लिश में एंडेमिक वर्ड चलता है। ठीक है, कुंजी प्रजाति की बात करें तो उसे बोला जाता है की स्पीसीज। ठीक है, की स्पीसीज के रूप में जाना जाता है, कुंजी प्रजाति बोला जाता है। और कुंजी प्रजाति होती क्या है, मुख्य रूप से कुंजी प्रजाति की बात करें, यहाँ पर संख्या अधिक है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कुंजी प्रजाति में क्या है, किसी भी स्थान पर उनकी जो संख्या है वो कम है, लेकिन उनके बना रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। उनकी संख्या वहां पर कम है, लेकिन उनके बने रहने की वजह से वो पारिस्थितिकी तंत्र बना रहता है। उसका अगर उदाहरण देखें, ठीक है, अगर उसके उदाहरण की बात करें तो मुख्य रूप से अपन क्या देखते हैं, बाघ। किसी भी जंगल में जो बाघों की संख्या है वो होती है कम, हिरण की ज्यादा होती है ना, उससे भी ज्यादा क्या है, घास है। ठीक है, हिरण है, खरगोश है, इनकी संख्या तो बाघों से ज्यादा है ना। ठीक है, तो यहां पर इनकी संख्या ज्यादा है, लेकिन फिर भी इसका डोमिनेंस रहता है। ठीक है, प्रभुत्व रहता है। अब देखो सिंपल सी बात है, बाघों की संख्या क्या होती है, वहां पर कम होती, लेकिन ये बाघ किसको खाते हैं, हिरण को खाते हैं, खरगोश को खाते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से अब आप मुझे ये बताओ, अगर ये बाघ नहीं हुए वहां पर तो क्या होगा इससे, ये जो हिरण है और ये जो खरगोश है, इनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और जब इनकी जनसंख्या बढ़ जाएगी तो घास तो सीमित है, ये बहुत ज्यादा तेजी से क्या खा रहे हैं, घास वगैरह खा रहे हैं, तो ऐसे में ये पूरी घास खत्म हो जाएगी। पहले घास खत्म होगी तो पूरा पूरा जंगल तबाह होगा, जिसमें वन वगैरह तबाह होंगे, और उसके बाद जब इनके पास घास नहीं बचेगी तो वो जो पारिस्थितिकी तंत्र वो भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, वो समाप्त हो जाएगा। तो यहां पर बाघ का बने रहना भी बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो कुंजी प्रजाति मुख्य रूप से क्या कहलाती है, ऐसी प्रजाति जिनकी संख्या किसी पारिस्थितिकी तंत्र में या किसी स्थान पर कम होती है, लेकिन वहां पर उनके बने रहने से क्या होता है, उसका पारिस्थितिकी तंत्र
बना रहता है। ठीक है, तो ये 3 वर्ड्स हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे। कौन कौन से? प्रजाति, स्थानिक प्रजाति और कुंजी प्रजाति। ठीक है, ये जैव विविधता का हमारा भाग हुआ। ठीक है, जैव विविधता में मुख्य रूप से जो चीजें देखनी थी वो यहीं तक थी। ठीक है, उसके बाद अपन बात करेंगे अब मुख्य रूप से किसमें देखेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र की हमने देखा था, पारिस्थितिकी तंत्र की बात की थी, फिर पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत हमने सारी की सारी जैव विविधता देखी। ठीक है, हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो मेनली किससे जुड़ा होगा? जलवायु परिवर्तन से। ठीक है, जलवायु परिवर्तन किस प्रकार से हुआ, ठीक है, क्या कारण है, जलवायु परिवर्तन होता क्या है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन को जानने से पहले अपन क्या ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करेंगे। ठीक है, ग्रीन हरित प्रभाव या हरित गृह प्रभाव के रूप में ये जाना जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा अपन एक इंट्रोडक्शन रखेंगे हरित गृह प्रभाव का और किसका? जलवायु परिवर्तन का, और फिर इसको लेकर हम बात करेंगे किस प्रकार से जो विश्व है उस पर कार्य कर रहा है। ठीक है, तो अगर अपन बात करें मुख्य रूप से, ठीक है, तो जो हम पहले देखते हैं कि पारिस्थितिकी जो वर्ड है या इकोलॉजी या पर्यावरण जो वर्ड है वो कहां से आया मुख्य रूप से, तो अपन ये देखते हैं। ठीक है, पारिस्थितिकी वर्ड या फिर अपन पर्यावरण वर्ड है, फिर पर्यावरण वर्ड है, इसकी सबसे पहले शुरुआत देखें तो सम्मेलन हुआ था कहां पर? सबसे पहले 1972 में। ठीक है, 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन है। स्टॉकहोम कहां पर है? स्वीडन में। ठीक है, वहां पर एक सम्मेलन हुआ था जहां से पर्यावरण को लेकर जो है वो सवाल उठने लग गए थे, किस प्रकार से पर्यावरण में परिवर्तन आ रहा है और इस पर किस प्रकार से काम किया जाना चाहिए। ठीक है, अगर अपन बात करें तो यहाँ पर हमें 2 टर्म दिखाई देते हैं और एक टर्म हमें दिखाई देता है क्या? जलवायु परिवर्तन। और जलवायु परिवर्तन के लिए जो सबसे पहले जिम्मेदार माना जाता है वो किसे माना गया है? ग्लोबल वार्मिंग को माना गया है, वैश्विक तापन को माना गया है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग को माना गया है, या फिर जिसे अपन क्या बोल रहे हैं? वैश्विक तापन बोल रहे हैं। वैश्विक तापन का मतलब क्या है? ठीक, मुख्य रूप से जो तापमान है वो क्या हो रहा है? विश्व में बढ़ रहा है। ठीक है, या पृथ्वी का जो तापमान है वो बढ़ रहा है, जितना उसे गिरना चाहिए वो उतना नहीं गिर रहा है, उससे ज्यादा तापमान बना हुआ है। इसी को हमने क्या बोला है, और इसकी वजह से अलग अलग क्या हो रहा है? आसपास परिवर्तन आ रहा है, उसे हमने क्या बोला? जलवायु परिवर्तन। तो अब ऐसा हुआ क्यों? ठीक है, तो उसके लिए पहला जो वर्ड है वो आता है क्या? ग्रीन हाउस प्रभाव। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट जिसे बोला जाता है या हरित गृह प्रभाव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हरित गृह प्रभाव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब आपको आज पता चलेगा ये चीजें पहली बार। ठीक है, कि मुख्य रूप से हरित गृह प्रभाव जो है वो अच्छी चीज है, उसका बने रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, लेकिन उसी के प्रभाव की वजह से, उसके अत्यधिक प्रभाव से क्या उत्पन्न होता है? वैश्विक तापन उत्पन्न होता है। हरित गृह प्रभाव यहां पर गलत नहीं है। हरित गृह प्रभाव के कारण ही क्या हुआ है? पृथ्वी पर यहां पर क्या जीवन संभव हुआ है। ठीक है, हरित गृह प्रभाव की वजह से जीवन संभव हुआ है। मुख्य रूप से अगर अपन पृथ्वी की बात करें तो जब पृथ्वी का क्या हुआ? निर्माण हुआ, पृथ्वी का निर्माण हुआ, उस समय उसके आसपास किसी प्रकार का वायुमंडल नहीं था। ठीक है, उसके आसपास किसी प्रकार का वायुमंडल नहीं था, इसीलिए अपन क्या देखते हैं? जीवन किसी प्रकार से नहीं देख पाते। ऐसे में सूर्य से आने वाली जो रोशनी है वो यहां पर आती थी। ठीक है, जब वो दिन में सूर्य इसके सामने जिस सतह पर बना रहता था तब पृथ्वी वहां पर बहुत ज्यादा क्या होती थी? गर्म होती थी। ठीक है, मुख्य रूप से गर्म होती थी, लेकिन जैसे ही सूर्य यहां से क्या हो जाता था? गायब हो जाता था, इस स्थान का जो तापमान है वो वापस से क्या हो जाता है? यहां पर ठीक नौ कम हो जाता था, या फिर कहे तो बहुत ज्यादा गिर जाता था या माइनस में पहुंच जाता था। और जब तापमान कम होगा तो हमने ये देखा कि जैव तापमान पर प्रभाव पड़ता है, किसके? जैव विविधता पर, और जहां पर तापमान कम है वहां पर कम जैव विविधता पाई जाएगी। तो तब क्या होता था? बहुत ज्यादा तापमान गिरता था और उसकी वजह से यहां पर जीवन संभव नहीं था। धीरे धीरे हम देखते हैं कि क्या धीरे धीरे आसपास जो हमारा पृथ्वी है उस पृथ्वी के आसपास क्या बनने लग गया? मुख्य रूप से एक प्रकार की गैसों का जमाव होने लग गया। ठीक है, आसपास गैसों का जमाव होने लग गया, और ऐसे में धीरे धीरे हम ये देखते हैं कि जब सूर्य सामने आया तो सूर्य से पड़ने वाली किरणों की वजह से जो पृथ्वी है वो गर्म हुई, और जब वो गायब हुआ तो वापस से जो सूर्य ने ऊष्मा क्या की थी? अवशोषित की थी, वो उसे रात में क्या कर देती है? वापस से उत्सर्जित कर देती है। ठीक है, छोड़ देती है स्पेस में। पर हुआ क्या कि जब धीरे धीरे यहां पर आसपास क्या हो गया? यहां पर एक वातावरण बनने लग गया, गैस आ गई, बादल बनने लग गए। ठीक है, या अन्य पदार्थ पार्टिकल्स आ गए, तो उसकी वजह से मुख्य रूप से जब ये उत्सर्जित गैसें हो रही थी तो इन गैसों ने उसे अवशोषित कर लिया, जिस पर हम देखते हैं कि अगर पृथ्वी का तापमान रात में जितना गिरना चाहिए था उतना नहीं गिरा। ठीक है, जितना गिरना चाहिए था, तापमान कम होना चाहिए था, उतना नहीं गिरा, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान रात में भी क्या बनने लग गया? नॉर्मल होने लग गया, सामान्य होने लग गया। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? हरित गृह प्रभाव देखते हैं। ठीक है, अब ये नाम कहां से आया? मुख्य रूप से अपन देखते हैं कि ठंडे प्रदेशों में, ठीक है, जो क्या होता है? ठंडे प्रदेशों में अपन देखते हैं कि बहुत ज्यादा तापमान कम होता है। ठीक है, वहां पर ऐसे में फिर पेड़ पौधे लगाना संभव नहीं है, क्योंकि पेड़ पौधे जो है अगर बहुत ज्यादा ठंड होगी या तापमान बिल्कुल माइनस में
पहुंच जाएगा तो ऐसे पेड़ पौधों का जो जीव है, मुख्य रूप से ये भी जीव है, तो वो समाप्त हो जाएंगे। तो ऐसे में क्या किया गया, इनके चारों तरफ क्या किया गया, ग्रीन कांच लगाया गया सबसे पहले, ठीक है, ग्रीन कांच लगाया गया और ये देखा गया कि दिन में जो तापमान है, ठीक है, वो इनके अंदर अवशोषित हुआ और जब रात की बात आई तो यहाँ का तापमान इतना नहीं गिरा, ठीक है, इतना नहीं गिरा, क्योंकि ये इसकी वजह से क्या हुआ, ये अवशोषित यहीं पर अवशोषित रहा और इसकी वजह से तापमान इतना नहीं गिरा जो ठंडे प्रदेश है। और इसी कारण जो प्रभाव बना कि वो उन्होंने क्या बनाया था, एक प्रकार का ग्रीन कांच का एक घर बनाया था, ठीक है, जिसकी वजह से जो तापमान है वो नॉर्मल बना रहा और इसीलिए इसे क्या बोला गया, हरित गृह प्रभाव के नाम से जाना गया, ठीक है। अब हुआ क्या है मुख्य रूप से कि ये हरित गृह प्रभाव तो अच्छा था क्योंकि उसकी वजह से पृथ्वी में क्या संभव हुआ, जीवन संभव हुआ, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे अब हम देखते हैं क्या कि जो पृथ्वी है उस पृथ्वी के चारों ओर उन गैसों की मात्रा और अत्यधिक तेजी से बढ़ने लग गई। किसके कारण, औद्योगिकरण के कारण, औद्योगिकरण के कारण, ठीक है। तो औद्योगिकरण के कारण जब धीरे धीरे यहां पर क्या बढ़ने लग गई, बहुत ज्यादा तेजी से गैसों का गैस बढ़ गई, जो कि कहां पर थी, पृथ्वी के अंदर थी, कोयले के रूप में या फॉसिल फ्यूल के रूप में। वो जीवाश्म जो था वो दबा हुआ था, उस कार्बन डाइऑक्साइड को हमने क्या निकाल दिया, बाहर निकाल दिया। और ऐसे में जब सूर्य आया, ठीक है, और सूर्य की रोशनी क्या पड़ी, पृथ्वी पर पड़ी, फिर रात में क्या होगा, वापस से जब सूर्य सामने से हट जाएगा तो वापस से क्या होगी, उत्सर्जित होगी। अभी तक क्या हो रहा था, कम गैसें थी तो थोड़ा बहुत अवशोषित होता था और बाकी निकल जाता था, तो तापमान गिरता तो ठीक है, तापमान इतना तो नहीं गिरता था, सामान्य तो बना रहता था। लेकिन अब क्या हुआ, मुख्य रूप से अब यहां पर गैसों की मात्रा बढ़ गई तो सारी की सारी ऊर्जा को ही एब्जॉर्ब कर लिया। तो ऐसे में जो तापमान था वो और ज्यादा क्या होने लग गया, बढ़ने लग गया। मतलब जितना गिरना चाहिए था उतना नहीं गिरा, ठीक है, सामान्य स्थिति में भी जितना गिरना चाहिए था उतना नहीं गिरा। तो ऐसे में तापमान बढ़ गया और तापमान इतना बढ़ गया जिसकी वजह से जलवायु में परिवर्तन आने लग गया और इसी को हमने क्या बोला, यहां पर वैश्विक तापन बोला, ठीक है, वैश्विक तापन बोला या ग्लोबल वार्मिंग बोले, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आज के समय पर हम ये देखते हैं क्या, बहुत ज्यादा तेजी से ग्लेशियर वगैरह पिघल रहे हैं क्योंकि पृथ्वी का जो तापमान है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि वायुमंडल में गैसें जो है जो ऊष्मा को अवशोषित करती हैं उनकी मात्रा बढ़ रही है, ठीक है। अलग अलग गैसें हैं, उन अलग अलग गैसों की हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे दो टर्म है, एक क्या है हरित गृह प्रभाव और दूसरा वैश्विक तापन। हरित गृह प्रभाव क्या है, अच्छी चीज है, उसका होने की वजह से क्या हुआ है, पृथ्वी पर जीवन आया। लेकिन हरित गृह प्रभाव के अत्यधिक बढ़ जाने से, ठीक है, मतलब यहां पर जो गैस है वो वायुमंडल में अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाने की वजह से क्या हो रहा है, जितना पृथ्वी को क्या करना था, ऊर्जा को उत्सर्जित करना था या स्पेस में भेजना था, अब क्या हो रहा है, गैसों ने उसे अवशोषित करके रखा है। तो ऐसे में तापमान जितना गिरना चाहिए था उतना गिर नहीं पाया और इसी को हमने क्या बोल दिया, वैश्विक तापन, ठीक है। तो ये दो पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी है और इसी को ध्यान में रखकर क्या किए गए, अब आज के समय पर उन गैस की कमी लाने में कोशिश की जा रही है और इसी के लिए हम क्या देखते हैं, अलग अलग सम्मेलन देखते हैं। जैसे हम रिसेंटली देखते हैं हमारा जो एक सम्मेलन हुआ, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कहां पर, बाकू अजरबैजान में, ठीक है। तो ये जलवायु परिवर्तन को लेकर सम्मेलन होते हैं, हम देखते हैं उसकी शुरुआत कहां से हुई है, कहां से ये स्टार्ट हुआ, तो वही 1992 में हम वापस जाएंगे, उसके पहले 1972 की बात करेंगे जहां पूरा का पूरा विश्व जो है वो एक साथ आया और फिर हम उस सारे सम्मेलनों की बात करेंगे जहां से हमारे सवाल बन सकते हैं, ठीक है। इसको अपन यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।